हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन कुमार आप सभी को इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि सर का सिलेक्शन हो चुका है बीएसएफ में, जिसकी वजह से जीएस की क्लासेज अभी नहीं चल रही है। इसलिए हम लोग एक मैथ का सेशन लाए हैं। मैथ का सेशन एसएससी, रेलवे, स्टेट पुलिस सभी के लिए है, हम लोग लाए हैं और प्रीवियस ईयर मैथ को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग मैथ का सेशन देखते हैं और फर्स्ट सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग प्रैक्टिस सेट करके चलाएंगे। मैथ का सेशन जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चलाएंगे। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस प्रकार से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद भी उसे 11% का लाभ मिलता है। यदि अंकित मूल्य 888 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिस्काउंट जो होता है वो एमपी पे होता है डिस्काउंट, और प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो सीपी पे होता है। तो यहाँ एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या है कि एमपी बाटा में सीपी बराबर 100 प्लस माइनस पी या एल बाटा में 100 माइनस में डी। तो इसी फार्मूला पर हम आगे बैठाएंगे। 22% की छूट और 11% के लाभ कराया था। लाभ कराया था हम लोग 11 को ऐड करेंगे बाटा में 100 माइनस में 22 बराबर 111 बाटा में 78, जो कि 3 से कटाएंगे 37 बाटा में कितना आ जाएगा आपका 26। तो यहाँ हमारा एमपी बाटा में सीपी का जो रेशियो है 37 बाटा में 26 आ गया, जो कि अंकित मूल्य यानी एमपी का मान दिया है। तो 37 रेशियो का मान आपका कितना दिया है 888। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा आपका 24 है। तब यहाँ पर सीपी यानी 24 रेशियो का मान, तो 24 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 26 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, तो 26 गुना में 24 यानी इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 624 रुपया। यहाँ पर देखिए फिर से हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। एमपी बटा में सीपी हो गया 100 प्लस माइनस पी या एल बटा में 100 माइनस में डी, 100 प्लस में 11 बटा में 100 माइनस में 22 इक्वल टू बराबर 111 बटा में 78 यानी 37 बटा में 26 आ गया। 37 क्या है मेरा एमपी है, ठीक, और 26 क्या है सीपी है। तो हमारा सीपी का एमपी का मान दिया हुआ है, एमपी का मान दिया हुआ है। तो 37 रेशियो बराबर 878, तो यहाँ से कटाएंगे तो एक रेशियो बराबर 24 आया, ठीक। जब एक रेशियो बराबर 24 आया तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीपी बताएं। तो सीपी कितना है 26 रेशियो है, तो 26 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 गुना में 24 इक्वल टू 624 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को, इस मेथड को समझने के लिए कोई कुछ नहीं इसमें किया है, सिर्फ इसमें हम एसपी को बराबर किए हैं। इसमें सीपी गुना में प्रॉफिट या लॉस होता है अब बाटा में 100, इसी तरह एमपी माइनस में डी यानी डिस्काउंट, हमेशा डिस्काउंट माइनस में होता है अब बाटा में 100, तो 100 से 100 कटा दिए और यहाँ पर एमपी बाटा में सीपी इक्वल टू एमपी बाटा में सीपी यानी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बाटा में 100 माइनस में डी। तो हम इस एक लाइन को ना लिखकर हम डायरेक्ट इस लाइन को लिखे हैं। अगर यह लाइन आप समझिएगा तभी इस लाइन को समझ सकते हैं या बना सकते हैं। तो यहाँ से हम एसपी को बराबर किए हैं, एसपी को बराबर कर हम इस फार्मूला को लाए हैं। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि a प्लस बी माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में b प्लस सी माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a माइनस में 5 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो रूट में अंडर रूट b प्लस सी के पावर a प्लस c प्लस a के पावर b माइनस 1 का मान बताएं। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। a प्लस बी माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस में c, b प्लस c माइनस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में c प्लस में a माइनस में 5 का होल स्क्वायर बराबर 0।
यहाँ जीरो लाने के लिए हम सभी के मान को जीरो मान लेंगे। जब सभी को मान को अगर हम जीरो मानेंगे तो जीरो और जीरो को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जीरो आएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि a प्लस बी माइनस में 2 बराबर जीरो इसको माने हैं, तो a प्लस बी बराबर में 2 आ गया, समीकरण 1। ठीक, यहाँ से b प्लस सी माइनस में 5 बराबर जीरो, तो b प्लस सी बराबर में 5, समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे c प्लस ए माइनस में 5 बराबर जीरो, तो c प्लस ए बराबर में 5, ये समीकरण 3 आ गया। तो हमें आप लोगों को यहाँ पर पता होगा कि हमें क्या निकालना है, b प्लस सी और a, c प्लस ए और b। तो b प्लस सी दिया हुआ है, c प्लस ए और दिया हुआ है, लेकिन हमें a और b नहीं दिया हुआ है। तो a और b को हम लोग निकालेंगे। तो a और b को हम लोग निकालने के लिए सबसे पहले क्या कहेंगे, तो तीनों समीकरण को ऐड कर देंगे। हम जो तीनों समीकरण दिया है उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, 5, 5 10, 10 2 12, 12 2 से 2 काट देंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 6 आ गया। तो यहाँ से अगर हमको a निकालना है और b निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए b और c का मान घटाएंगे। b और c का मान 5 है, तो a का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार हमें क्या निकालना है, b निकालना है। जब b निकालना है तो a और c का मान को घटाएंगे, तो a और c का मान 5 है, तो a और c का जब मान को हम घटाएंगे तो b बराबर भी यहाँ 1 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से अब हमें सारे चीज़ों का जानकारी हो गया है। अब हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, b प्लस सी कितना है, b प्लस सी कितना है, 5 है, 5 है, और a का वैल्यू कितना है, 1। c प्लस a का वैल्यू कितना है, 5 है, और b का वैल्यू कितना है, 1 माइनस में 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 5 10, 5 के पावर 1 5 है, तो 5 5 10 में से 1 गया 9, यानी 9 का वर्गमूल 3, हमारा यहाँ आंसर 3 हो जाएगा। तो आप सभी को समझ गए कि मैंने इस मैथ को कैसे सॉल्व किया है। सभी को मान को हम जीरो रख दिए हैं, तो जीरो रखने के बाद में यहाँ से a प्लस बी का मान आया, b प्लस सी का मान आया, c प्लस ए का मान आया। यहाँ से हम तीनों समीकरण को जोड़ दिए। तीनों समीकरण को जोड़ने के बाद यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान 6 आया है, और यहाँ से हम a प्लस बी प्लस और c का मान रखकर a और b का मान निकाल लिए, और यहाँ पर हम पुट कर दिए। पुट रख करने के बाद यहाँ पर √9 आया है, और √9 का वर्गमूल 3 होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x प्लस में y का होल क्यूब में x स्क्वायर का गुणांक क्या है। यहाँ पर हम देखेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर x के क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में x, मान लीजिए इस टाइप के आपके पास सवाल है, तो इसमें अगर बोल देगा कि आपका x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर 2 है, और यहीं बोल देगा कि x क्यूब का गुणांक क्या है, तो 3 है, और यहीं बोल देगा कि x का गुणांक क्या है, तो 1 है। तो आप क्या समझे कि जो x के बगल में है वह उसी को हम गुणांक का नाम देते हैं। तो चलिए इसमें आकर हम देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, क्वेश्चन कर रहा है कि 2x प्लस में y के क्यूब में x स्क्वायर गुणांक क्या है। देखिए इसके बनाने के तरीके क्या होते हैं। अगर कोई लड़का प्रैक्टिस किया होगा या कोई किसी का फार्मूला अगर किसी को जानकार होगा तो डायरेक्ट बनाएगा। कैसे बनेगा, यहाँ से 3a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर b होता है, उस फार्मूला का हम एक पार्ट है। तो 3a स्क्वायर b, तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 3, और a की जगह हम 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर इंटू में b, तब कितना हो जाएगा 3 इंटू में 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर टू में y 12x स्क्वायर y हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 12y का होल स्क्वायर। ठीक, 12y और x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x का गुणांक में कितना आ रहा है, जो x का गुणांकन होगा गुणा में होगा उसी को हम x स्क्वायर का गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक 12y हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। यहाँ नीचे देखिए 2x प्लस में y का होल क्यूब होता है। तो होल क्यूब इसमें क्या होता है कि a क्यूब, तो 8x क्यूब हो जाएगा आपका, b क्यूब
प्लस में 3a² 3a की जगह 2x का होल स्क्वायर इंटू में b यानी y प्लस 3a b का होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 8x³ प्लस y³ प्लस में 3 इंटू में 4x² 2y प्लस में 3 दूनी 6x² तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें x² की गुणांक पूछ रहा है, तो x² गुणांक सिर्फ यहाँ पर ही x² आ रहा है, तो 3 चौके 12x²y, तो यहीं से x² गुणांक कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा। आप इसको नहीं लिखकर हम डायरेक्ट यहाँ से ये लिखे हैं, तो यहाँ से भी आप लिख बना सकते हैं, नहीं तो फार्मूला को पूरा लिखना पड़ेगा। मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए कि a प्लस बी का होल क्यूब पर यह जो फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब पर बना है a³ प्लस b³ प्लस में 3a² प्लस 3ab का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण B जो है 90 डिग्री और B से AC पर लंब की लंबाई P है। यदि BC 10 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर है तो P की लंबाई क्या होगा? P की लंबाई बताए। तो हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ABC जिसमें B है 90 डिग्री है, तो समकोण त्रिभुज है। B जो है 90 डिग्री पर है, A, B और C। B 90 डिग्री है, B से AC पर लंब की लंबाई P है। B से जो AC पर लंब खींचा गया है, लंब मतलब 90 डिग्री पे लंब खींचा गया तो उसकी लंबाई कितना है P। मान लीजिए लंब D पर कट रहा है, ठीक, तो B से AC पर लंब की लंबाई P है। यदि BC 10 है, BC 10 है और AC 12 है, तो ट्रिपलेट लगाकर या पाइथागोरस प्रमेय से हम AB का मान निकाल लेंगे। तो AB का मान क्या होगा? 12 के स्क्वायर में से 10 के स्क्वायर घटाएंगे रूट लेकर, तो 144 माइनस 100 रूट में 44 यानी कितना हो जाएगा आपका 2 रूट 11। तो AB का मान यहाँ पर कितना आ गया 2 रूट 11, ठीक। और P की लंबाई पूछा है तो हम यहाँ पर एक बार लगाएंगे। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। तो हम यहाँ पर एक बार ऐसे लेंगे, 1/2 आधार इसका कितना है 10 और गुना में ऊंचाई कितना आ गया 2 रूट 11, ठीक। अब एक बार हम BC को बेस मानकर और एक बार हम AC को बेस मानकर लिखेंगे। तो AC को बेस मानेंगे तो 1/2 आधार कितना आ गया 12 और इसका हाइट कितना हो जाएगा? AC के लिए हाइट कौन है? BD है, BD है, जो BD का मान P दिया है। तो 1/2 से 1/2 कट गया, 2 से काट दिए 6 बार में 3 दूनी और 5 दूनी, तो P का यहाँ पर मान कितना आ गया 5 रूट में 11/3। हमारा यही आंसर हो गया। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि AB जो है B से AC पर P की लंबाई जो लंब है डाला गया है और BC की लंबाई 10 है, AC की लंबाई 12 है। तो यहाँ से हम पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाकर पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ से हम AB का मान निकाल लिए हैं, तो 2 रूट 11 आ गया, ठीक। और यहाँ से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लगाकर यहाँ से P का मान निकाल लें जो कि 5 रूट 11 है, 11/3 है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोग आइए। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 90 मीटर और 55 मीटर ऊंचाई वाले 2 भवनों के शीर्ष एक धातु के तार से जुड़े हुए हैं। यदि धातु का तार क्षैतिज से एक कोण बनाता है तथा tan थीटा बराबर 3/7 है तो दोनों भवनों के बीच की दूरी बताएं। दोनों भवनों के बीच की दूरी बताना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जितने भी हमने सवाल लिए हैं वो सारे के सारे रेलवे ALP NTPC ग्रुप D और SSC है। यहीं से सवाल अभी मैं लिया हूँ। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि दो भवन, एक भवन
सॉरी, 2 भवन बोल रहा है, एक भवन का हाइट 55 मीटर है और दूसरा का 90 मीटर है, तो इसके पैरेलल ये भी 55 हो जाएगा और ये जो शेष कितना हो जाएगा हमारा 55 5 60 यानी 35 हो जाएगा ये, और इसका जो है तार से जुड़ा हुआ है। बोल रहा है कि जो दोनों भवनों का शीर्ष है वो तार से जुड़ा हुआ है। तो क्या पूछ रहा है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी बताएं, दोनों भवनों की दूरी कितना है, हमें इसी दूरी को बताना है। इसको मान लीजिए कि यहाँ x दूरी है, ठीक, x मान लिया, और यहाँ पर tan थीटा, थीटा का वैल्यू क्या कितना दिया है, tan थीटा, थीटा का वैल्यू दिया है 3/7। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, ठीक। तो tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है 3/7, और यहाँ लंब के लंबाई कितना दिया है, लंब की लंबाई 35 है, बटा में आधार कितना है x है। तो x का वैल्यू कितना हो जाए, 7 × 35 की 5 और 17 के 21 है, 21 और 3 24 यानी 245/3। यहाँ से हम कटाएंगे तो 18 की 24, 3 × 3.66 यानी मीटर, 81.66 मीटर हमारा जो है इन दोनों भवनों के बीच की दूरी हो जाएगा। तो आप एक बार और समझा देता हूँ। कह रहा है कि 2 भवन हैं, एक 90 मीटर का है और एक 55 मीटर का है। तो 55 मीटर का पैरेलल 55 हो जाएगा और जो इसका शेष बचा वो 35 हो जाएगा, ठीक। और इन दोनों भवनों के बीच की दूरी x मान लिए हम, थीटा का मान यहाँ पर tan थीटा बराबर 3/7 दिया है। तो हमने इस फार्मूला को लगाकर यहाँ से x का मान निकाल लें जो कि 81.66 मीटर होगा। तो होगा जो यही मेरा आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर एक बिंदु S इस प्रकार स्थित है कि RS बराबर PS बराबर QS है। यदि कोण QPR बराबर 15 डिग्री है तो कोण PQR माइनस कोण PRQ का मान बताएं। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक त्रिभुज PQR। सबसे पहले PQR एक त्रिभुज हम बनाएंगे, ठीक। PQ और R बना दिए। स्टेप बाय स्टेप हम लोग को बढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक बार हम लोग को सॉल्व नहीं करना है। कह रहा है कि PQ पर एक बिंदु S है, PQ को हम देखेंगे, PQ पर एक बिंदु S है, इस प्रकार से स्थित है कि RS बराबर PS के, RS R और S हमारा एक लाइन हम मिला दिए हैं, RS बराबर PS के बराबर QS बराबर में QS है। जिस तरह से बोला क्वेश्चन हमने यहाँ तक ले डायग्राम बना लिया। और आगे क्या बोल रहा है, यदि कोण QPR बराबर 15 डिग्री है, QPR बराबर 15 डिग्री है, तो आपको मालूम होगा कि कोई भी ट्रायंगल में, कोई भी त्रिभुज में अगर 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये भुजा PS और QR बराबर हैं। जब PS QR बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे। तो ये P और कोण P 15 डिग्री है तो हमारा कोण R भी कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक। यहीं से मैं आपको एक और फार्मूला मैं बताता हूँ। यदि किसी त्रिभुज की 2 संगत कोण, अगर मतलब 2 कोणों का मान दिया रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोण x है और यहाँ पर y है, इसकी जो बाह्य कोण आए, इसकी जो बाह्य कोण है इन दोनों संगत कोणों के योग के बराबर होता है, समझे। तो ये जो कोण हो जाएगा हमारा x प्लस में y के बराबर होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर कोण P और कोण R दोनों कोणों का योग जो है हमारा s के बराबर होगा, s के बराबर होता है। हमारा कोण s कितना हो जाएगा, 15 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम इसको मान लिए x और इसको भी मानेंगे हम x, क्योंकि दो भुजाएं बराबर हैं। जब 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनका कोण भी बराबर होगा। तब यहाँ से हम निकालेंगे x प्लस 30 बराबर में 180 के। तो यहाँ पर x के वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x, और 30 जाके इधर घटेगा 150 और बटा में 2 से कटा दिए, x का वैल्यू 75 आ गया, ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो मान है 75 आ गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं।
हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम उस पर आते हैं। टू क्या, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का मान कितना है, 75 है। ठीक, पी क्यू आर का मान कितना है आपका, 75 है। तो 75 गुना में 2 माइनस में कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू का मान कितना हो जाएगा, 15 प्लस में x, तो x का मान यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है, 75। तो 15 और 75 कितना हो जाएगा, 15 75 90 हो जाएगा। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे, तो 75 दूनी 150 और माइनस में 90 बराबर में 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। आप सभी को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ कि ये कोण 15 डिग्री और ये कोण 15 डिग्री, ये इन दोनों का योग जो है, ये बाह कोण 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री जब ये कोण हो गया तो यहाँ पर दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ का कोण भी बराबर होगा। और जब कोण बराबर है तो x हम कोण मान लिए, और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है तो x प्लस 30 बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से हम x का मान 75 निकाल लिए, और 75 का मान जब निकाल लिए तो यहाँ से हम वैल्यू रखकर पुट कर दिए, और यहाँ से हमारा 60 डिग्री आंसर आ गया। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र के अंक 69 के स्थान पर गलती से 94 दर्ज किया गया। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक 1.25 बढ़ जाता है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या बताएं। जाहिर सी बात है कि अगर हम 69 की जगह 94 लिखेंगे तो एवरेज में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो एवरेज में जब वृद्धि होगा तो एवरेज में वृद्धि होने का मतलब का, जितने भी छात्र होंगे उस सब में कुछ ना कुछ अंक वृद्धि होंगे, मानी सब में एवरेज में वृद्धि होगा। अगर 1.25 एवरेज बढ़ता है तो जितने भी छात्र होंगे उस सभी में 1.25 की वृद्धि होगी। तो हम लोग के पहले सबसे पहले देखेंगे अंक में वृद्धि कितना हुआ है। तो अंक में वृद्धि हमारा हुआ है 94 में से कितना, हम 69 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 और 2। अंक में मेरा 25 की वृद्धि हुआ है, लेकिन वास्तव में जो वृद्धि हुआ है एवरेज में 1.25 है। तो 1.25 जो वृद्धि हुआ है वो कितने छात्रों में हुआ है, तो x छात्रों में हुआ है। मुझे छात्र के पता नहीं है, हमें निकालना है। x छात्रों में हुआ है, यही जो x छात्रों में वृद्धि हुआ है वो 25 के बराबर होगा। तो यहाँ से x के वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 बटा में 1.25। तो यहाँ से 25 गुना में 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे 125। 25 यहाँ 125 है, 5 से 20। तो यहाँ x का जो वैल्यू है हमारा 20 आ गया, यानी छात्र की जो संख्या है 20 आ गया है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि अगर 20 छात्र हैं और 20 छात्र में एवरेज में कितना वृद्धि हुआ है, 1.25 का। जब 1.25 का वृद्धि हुआ है तो सभी छात्र, जितने भी छात्र 20 छात्र हैं उन सब में 1.25 का वृद्धि हुआ है। इसी को हम गुना करेंगे तो यहाँ हमारा 25 के बराबर होगा। देखिए गुना हम कर रहे हैं, 0 5 दूनी 10 की 0, 4 और 1 5 और 2 एकम 2 अंक के बाद में दशमलव, 2 अंक के बाद में दशमलव। देखिए एग्जैक्ट 25 आ गया, और 25 का वृद्धि यहाँ पर भी हो रहा था। तो इसीलिए हम यहाँ पर बराबर किए। बराबर हम ऐसे ही नहीं कर दिए, जितना भी वृद्धि हुआ है एवरेज में उस सभी छात्रों में हुआ है, तब जाकर हम वास्तव में जितना अंक में वृद्धि हुआ है हम उसको बराबर किए हैं। तो यहाँ पर मेरा एक्चुअल में छात्र की संख्या हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर से स्कूल जाने में 1.25 घंटे लगते हैं। स्कूल से वही छात्र स्कूल से घर तक की वही दूरी 25% तक कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितना बढ़ाना होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि चाल को कितना बढ़ाना होगा, लेकिन क्या कर रहा है कि वही दूरी यहाँ पर मेरा क्या है, सेम है। जब दूरी सेम है तो जो टाइम का जो स्पीड होता है वो रेशियो के स्पीड का इन्वर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए मान लीजिए कि स्पीड मेरा यहाँ पर कितना है, x रेशियो में y है
और टाइम का रेशियो कितना होगा, बोल रहा है कि टाइम के रेशियो में 25% तक की कमी होता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। पहले टाइम अगर 4 ले रहा था तो अब टाइम कितना ले रहा है, 3 ले रहा है, लेकिन दूरी क्या है, वही दूरी है, हमारा दूरी जो है वही है। तो यहाँ से x और y का रेशियो क्या हो जाएगा, 3/4, उल्टा हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर लिखा नहीं है, बताया है, लेकिन अगली बार से जब आप लिखिएगा तो डायरेक्ट एक चाल का रेशियो इन्वर्स उल्टा कर दीजिएगा। तो चाल का जो रेशियो है 3/4 हो गया। तो वही कह रहा है कि 25% तक कम समय में तय करने के लिए उसे अपनी चाल को कितना % बढ़ाना होगा। तो कितना % बढ़ाना होगा, तो 3 से चाल 4 हो गया, यानी 1 की वृद्धि हो गई, कितने में, 3 के रेस्पेक्ट में। तो परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 से हम गुना कर देंगे, यानी 100/3%, यानी कितना हो जाएगा आपका, 100/3% में कितना होता है, 33 सही 1/3%, यानी 33 सही 1/3% चाल की वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए हम लोग सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सेशन जो है अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा सभी।